नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राकेश पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम थर्ड डिग्री में नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ हमारे दो एंकर हैं, जिशान जी और विकास पांडे जी। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, जिन्हें आप पहचानते हैं, जानते हैं, वो बिहार जनता खान मजदूर संघ के महामंत्री हैं और हिंद मजदूर सब महासभा के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, और कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे हैं रणविजय सिंह। तो रणविजय जी, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे तरफ से भी आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत पहला सवाल, अभी जो 1932 का खतियान को लेके पूरे झारखंड में जो बातें हो रही हैं, और अभी आज का जो डेवलपमेंट है कि सरकार 11 तारीख को विशेष सत्र बुलाएगी और उस दिन कैबिनेट में चाहे सदन में इसको पास करेगी। तो सवाल यह है कि आप भी छपरा के मूल निवासी हैं, अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो आप भी बाहरी हैं। देखिए पाठक जी, सबसे पहले तो 1932 का खतियान तक का जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये मुद्दा बहुत दिनों से चला आ रहा है। जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, बाबूलाल मरांडी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद रघुवर जी हैं, और स्वाभाविक तौर पे ये मुद्दा यहाँ के लिए, खास करके झारखंड के वासियों के लिए काफ़ी दिनों से चला हुआ मुद्दा आ रहा है। ज्वलनशील मुद्दा तो है, लेकिन हमारे नज़रिए से ये एक राजनीतिक मुद्दा है। इससे कुछ होना जाना कुछ नहीं है। सिर्फ जब भी सरकारें जब बदलती हैं तो एन केन प्रैक्रेन लोग अपने आधिपत्य को बचाने के लिए। सरकार तो आपकी है, अभी तो आप भी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस भी मैं कांग्रेस की सरकार है, और मैं पहला या दूसरा व्यक्ति हूँगा जो कि 1932 के लिए हमने रांची के प्रेस क्लब में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मगही, अंगिका, मैथिली और भोजपुरी का हमने मांग किया था, और उस दिन ही मैं ज्ञापन भी सौंपा था मुख्यमंत्री जी को। अब लेकिन राजनीति है। आपके हिसाब से कट ऑफ क्या होना चाहिए, स्थानीयता का स्तर का क्या कट ऑफ होना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, स्थानीयता की जहाँ तक बात है, स्वाभाविक तौर पर जब अविभाजित बिहार था, उसके बाद झारखंड अलग राज्य हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हें अवसर प्रदान होना चाहिए, मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि झारखंड अलग हुआ तो स्वाभाविक तौर पर लोगों में, जो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उनका एक डिमांड था कि झारखंड राज्य जब अलग होगा तो यहाँ के लोगों को प्रशासनिक विभाग में हो या फिर सरकारी नौकरी में हो, उनको ये मिलेगा अवसर। लेकिन नीतियाँ कितनी बनती हैं, बदलती हैं, और क्या अभी नीति बनेगा। अब जो आप बता रहे हैं कि 11 तारीख को ये सदन में पास होगा, विशेष सत्र है, उसमें पास होगा, तो देखते हैं अभी क्या होगा। उसके बाद फिर हम लोग भी बात करेंगे अपने आला कमान से, अपने प्रदेश अध्यक्ष से, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मांग था इन तमाम विषयों को लेकर के। लेकिन हाँ, हम लोग पार्टनर हैं, तो उस हिसाब से हम नहीं चाहते हैं कि 1932 नहीं लागू हो। हमारा है कि 1932 लागू हो, लेकिन जो बाहरी लोग भी जो 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, उनको भी देखते हुए नीति में संशोधन करके काम होना चाहिए। संशोधन हो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बहुत गर्म मुद्दा है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर राजभवन में जो चुनाव आयोग का लिफाफा आया है, कई सप्ताह बीत गए, वो खुला नहीं, और राज्यपाल ने अभी छत्तीसगढ़ में मीडिया के सामने कहा था कि दिवाली से पहले कि एटम बम झारखंड में फट सकता है। हेमंत सरकार का भविष्य क्या है? सरकार गिरेगी या रहेगी? देखिए पाठक जी, ऐसा है कि एक तो गवर्नर जो कि एक गरिमाई पद है, और अपने पद के हिसाब से बयान देना चाहिए, और ये बड़ा हास्यास्पद बयान मुझे लगा। खास करके गवर्नर को, आपके पास जो भी लिफाफा है आप उसको मुख्यमंत्री को दें, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न ये नज़र आ रहा है कि आप कहीं बीजेपी के एजेंट तो नहीं हैं। जब इस तरीके का आप बात बोल रहे हैं, आपका कहना है राज्यपाल बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं।
आपका बयान जो है, आप जो बोल रहे हैं कि एटम बम फटेगा, इसका मायने क्या है आप निकालते हैं? क्या आप सरकार जो यहाँ पर चल रही है उसको आप अस्थिर करना चाहते हैं? अब देखिए, एक नया है, फिर आप कहेंगे कि सरकार और भाजपा के एजेंट की तरह ईडी काम कर रही है। अभी अवैध माइनिंग में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को ईडी ने कल नोटिस किया है। जो गुरुवार को बुलाया गया, उनको 11:30 बजे हाजिर होने को कहा गया है। लेकिन आज का जो डेवलपमेंट है, हालांकि इसकी सरकारी पुष्टि नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन के अगले 15 दिनों के कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं कि सीएम यहाँ छत्तीसगढ़ जाएंगे, यहाँ रायपुर जाएंगे और पलामू जाएंगे। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं तो पहले से तो कार्यक्रम तय रहेगा ही, इसमें तो कुछ होना जाना है नहीं। हाँ ठीक है, ईडी का सीबीआई जो कि आप केंद्र सरकार का तोता बना हुआ है, अगर काम कर रहा है तो भाई हमारा सरकार है, हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों नहीं अपना पहले से तो एजेंडा तैयार रहता है। आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से भेज दीजिएगा। कल नहीं जाएंगे कह रहे हैं ईडी के पास, हाँ, क्योंकि उनका पहले से कार्यक्रम तय है। ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत आप भेज दीजिएगा एक नोटिस और हम सारे कार्यक्रम को रद्द करके और हम पहले आपके दफ्तर में पहुंच जाए। और ये पूरा देश जान रहा है कि सीबीआई और ईडी का किस तरीके से इस देश में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने कहा कि सीबीआई और ईडी जो है तोता की तरह काम कर, यही आरोप तो जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त भी तो लग रहा था। आप हमें बताइए ना कि जो भी है ये तो अगर यूपीए के गवर्नमेंट के दरमियान अगर सीबीआई और ईडी का जो इस्तेमाल किया गया, किनके खिलाफ किया गया, अगर 1-2 प्रमाण आप हमें बताएं तो उसको भी हम लोग देखेंगे, बताएंगे। कैसा हम बता सकते हैं, आप बताएं कि किसके ऊपर क्या यूपीए के गवर्नमेंट के दरमियान ये काम किया गया। हमारे नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये टारगेट किया जा रहा है कि जहाँ भी यूपीए की गवर्नमेंट है, ये भाजपा के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप देखें कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, वहाँ भी सरकार को अस्थिर कर दिया गया शिवसेना का, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि देश को कि अब जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो जहाँ जहाँ यूपीए की गवर्नमेंट है वहाँ भी आप देखिए बिहार में क्या हुआ, वहाँ भी तेजस्वी यादव जी को नोटिस भेजा गया, छापामारी करवाया गया। तो ये चल रहा है। आप पॉलिटिक्स में काफ़ी लंबे समय से हैं और आपकी बातों से भी लग रहा है काफ़ी एक्सपीरियंस भी है आपके अंदर। आप पूरे देश की राजनीति की चर्चा कर रहे, बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी चुनाव नहीं लड़ा। क्या पार्टी को आपकी जीत पर भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए, चुनाव समीकरण के आधार पर लड़ा जाता है और स्वाभाविक तौर पर मैं निष्ठता से किसी भी पार्टी में, आज मैं कांग्रेस में, शुरू से ही मैं कांग्रेस में जुड़ा हुआ हूँ और कहीं ना कहीं समीकरण होता है। क्योंकि देखिए, जब मैं बाघमारा से काम कर रहा था तो हमारे कांग्रेस पार्टी में प्रदेश लेवल पर एक भी कुर्मी का चेहरा नहीं था और उस वक्त हमारा हाई लेवल के नेताओं से भी बात हुआ और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था। तो मैंने बोला कि मैंने सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं ठीक है, अच्छा है। और चुनाव हमें यहाँ रहना है, हमारा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, लोगों के समकक्ष रह करके उन तक जो उनका मूलभूत सुविधा जो सरकार के द्वारा जो योजना आता है उन तक पहुँचाना है। और बाकी चुनाव लड़ने की बात है तो वो समय तय करेगा, पार्टी तय करेगा। आप बिहार में भी सक्रिय दिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ तो है ही हैं, लेकिन बिहार में भी आप सक्रिय दिखते हैं, लगातार जाते रहते हैं लोगों के बीच में। अगर यहाँ बात नहीं बनी, आपने कहा कुर्मी चेहरा इसलिए जलेश्वर महतो को टिकट मिला, अगर यहाँ कुछ इसी तरह की जातीयकरण समीकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी आप पर दांव नहीं खेलती है या लगता है कि शायद यहाँ जातीय फैक्टर काफ़ी मायने रखता है, तो क्या फिर बिहार से आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसी अभी कोई मंशा हमारी नहीं है। क्योंकि मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूँ कि छपरा हमारा गाँव है और हमारे पिताजी का वो जन्मभूमि था और काफ़ी दिनों से वहाँ के लोगों का मांग था कि एक मूर्ति का अनावरण होना चाहिए। मूर्ति का हमने अनावरण कराया और पॉलिटिक्स हमारे खून में है, तो जहाँ भी जाना है तो स्वाभाविक तौर पर मैं छपरा भी जाता हूँ, पटना भी जाता हूँ, छत्तीसगढ़ भी जाता हूँ। हाँ, वहाँ छपरा में अभी 10-12 दिन वहाँ लगातार रह गया तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ रही, तो इससे लोग अपने अपने तरीके से मायने निकालते हैं। लेकिन अभी तक ये कोई चुनाव लड़ने का बिहार से हमारा कोई योजना नहीं है। मेयर चुनाव होने वाला है, नगर निगम का चुनाव, क्या मेयर के लिए आप चुनाव लड़ेंगे? स्वाभाविक सोशल मीडिया पे सक्रियता दिख रही है। हाँ, मैं उसे भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।
हमारे संगठन के लोगों के द्वारा एक बैठक रखा गया था, क्योंकि बाघमारा के 1 से 8 वार्ड में हमारे यूनियन की सक्रियता वहाँ काफ़ी है। तो हमारे यूनियन के जो भी सीनियर लीडर्स हैं, राममूर्ति सिंह जी हैं और भी जो लोग हैं, उन लोगों का एक ख्वाहिश है, उन लोगों का एक सोच है कि हमारा एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल रहता है। तो उन लोगों ने मांग किया है बैठक रख करके, तो हमने बताया था कि छठ पूजा के बाद हम लोग बैठेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, और ये जनता तय करेगी। अगर आप चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं मेयर के पद से, तो धनबाद के विकास के लिए आपके पास कोई रोड मैप है? क्या रोड मैप है? नहीं, विकास के लिए हमारे पास रोड मैप शुरू से हमारा क्लियर विज़न रहा है, क्योंकि आप अगर राजनीति करते हो तो आपके पास विज़न होना चाहिए। आप बिना विज़न के राजनीति करोगे, और मैं तो देखता हूँ यहाँ पे कि झारखंड में अधिसंख्य लोग बिना विज़न के राजनीति कर रहे हैं। एक सोच होना चाहिए, बिना सोच का आप आने वाले पीढ़ी को आप कुछ जवाब नहीं दे सकते। स्वाभाविक तौर पे यहाँ की जो सड़कों की जो समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या गर्मी के समय में कोयलांचल में पानी का समस्या होता है। मैं तो जाता हूँ बहुत सारे गली में, मोहल्ले में, छोटे छोटे कस्बे में, तो वहाँ देख करके एक दिल हमारा हिल जाता है। और सबसे बड़ा समस्या जाम का है। जो आप गया ब्रिज, जो हट बोलते हैं आप बैंक मोड़ को, वहाँ एक फ्लाईओवर की आवश्यकता है। और दूसरा जो कि पूरा कोयलांचल को आप कह सकते हैं कि झारखंड एक आर्थिक राजधानी है। झारखंड का आर्थिक राजधानी धनबाद है, और यहाँ से सबसे अधिक हम लोग फंड जनरेट करते हैं रेलवे को। यहाँ से कोयला जाता है पावर प्लांट्स में, तो फिर दूसरे राज्यों को भी हम लोग रोशनी देने का काम करते हैं। लेकिन जहाँ से कोयला जाता है वहाँ के लिए एक नीति तय होना चाहिए कि यहाँ पे झारखंड से बेहतर, अभी हम तो बिहार रह करके आए हैं, वहाँ पे बेहतर पोजीशन अभी बिजली का है, जबकि ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य का बात है। तो मैं बिजली, स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य सिर्फ कहने के लिए नहीं, स्वास्थ्य केंद्र जो सरकार के द्वारा जो पहले से बनाया हुआ है उसको दुरुस्त कराना, और शिक्षा, क्योंकि शिक्षा, लोग शिक्षित होंगे, बच्चे शिक्षित होंगे तभी वो अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए 3 चीज़ों पर हमारा ये 3-4 चीज़ों पर विशेष टारगेट रहेगा। एक सवाल रहेगा आपसे, कोयलांचल में मजदूरों के लिए बिहार जनता खान मजदूर संघ जो है वो चलाते हैं मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लगातार हम लोग भी कवरेज देते हैं, मजदूरों की स्थिति जस की तस बनी हुई है, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि मजदूर नेताओं, बहुत ऐसे नेता हैं जो मजदूरों का हिमायती बताते हैं, नेताओं की संपत्ति ज़रूर बढ़ी है, मजदूरों के भाग कब बदलेंगे और उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक मजदूरों की बात है, तो अभी तो BCCL में पहले के अपेक्षा बहुत सारे रिटायरमेंट हो गए। अब आ गया है आपका आउटसोर्स, और असंगठित क्षेत्र से अब लोग आने लगे हैं। और जहाँ तक मजदूरों की बदहाली की बात आप बोल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ भी मजदूरों का जो कॉलोनी है, तो हम लोगों का मांग हमेशा उठते रहता है, और जो यूपी सिस्टम में है, लेकिन कहीं कहीं कोल बेरिंग एरिया के नाम पर जो है बोल करके मैनेजमेंट वहाँ काम नहीं करता है, क्योंकि आप नीचे में कोयला है, फिर आग लगा हुआ है, अगर आप उस क्वार्टर में काम लगा दें कभी भी धंस सकता है। और मजबूरी इस बात की हो जाती है, मजदूरों का भी दोष नहीं है, एक हम लोगों का हिंदुस्तानी होने के नाते एक माइंड सेट एक हो जाता है कि यार जहाँ रहे हैं वहीं रहें। थोड़ा सा अगर क्वार्टर गिर जाता है, देख लिए, उसके बाद फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी ठीक है ना, रह रहे हैं। जबकि BCCL के द्वारा हजारों क्वार्टर्स बना करके रखा गया है कुसुम विहार, मतलब लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। अब है सवाल कि अब एक तो आ जाता है कि कोल बेरिंग एरिया है, दूसरा अगर क्वार्टर बनाया हुआ है तो लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो ये सामंजस्य बनाने में हम लोगों को थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, और स्वाभाविक तौर पर हम लोग उसमें लगे हुए हैं कि किस प्रकार से मजदूरों का जो बदहाली नहीं है, वो रहने वाला जो क्वार्टर्स है वहाँ भी वो अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन उससे भी और भी उनको सुगमता उपलब्ध हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं।
देखिए, अब एक आउटसोर्स कंपनियों की बात आपने की है। अगर बीएसएल की बात करें, आपने कहा कि वो कोल बेरिंग एरिया के नाम पे नहीं काम हो सकता है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनियों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी स्थिति तो और भी दयनीय है। उनको न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल रही है। और आरोप है कि आप लोग, आपके ऊपर भी आरोप है, ये सीधा आरोप रहता है कि आप लोग आउटसोर्सिंग कंपनियों से एक मोटी रकम लेते हैं बतौर रंगदारी। देखिए पाठक जी, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आउटसोर्सिंग, अगर आउटसोर्सिंग में स्थानीय लोगों को के रोज़गार के लिए या उनके हक हकूक़ के लड़ाई के लिए अगर हमको रंगदार का तगमा कोई दे रहा है, अगर कोई माफिया का तगमा दे रहा है, तो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। अगर कोई भी एक आदमी भी हमारे ऊपर ये बता दे कि कोई भी आउटसोर्सिंग का कंपनी वालों ने हमारे ऊपर या हमारे संगठन के ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये रंगदारी मांगे हैं, तो उस दिन से मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। देखिए, अभी आपने बात की, बाघमारा के विधायक हैं ढुल्लू महतो, जो आप लोगों पर हमेशा क्षेत्र को अशांत करने का आरोप लगाते हैं। और ढुल्लू महतो हर सभा में कहते हैं कि बाघमारा से माफियाओं को खदेड़ देंगे। क्या कहेंगे आप? ये बड़ा हास्यास्पद बयान लगता है उसका, ये बचकाना बयान है, क्योंकि किसी किसी को अपना राजनीतिक चमकाने के लिए, जैसे मोदी जी अभी अपना राजनीति चमकाने के लिए 70 साल में कांग्रेस ने किया, गांधी परिवार ने किया, तो इसका एकमात्र एजेंडा इसका रहा है शुरू से लुल्लू का, कि लोगों के बीच में अपना किस प्रकार से भया अपना ये तो आपकी सभा में भी जाया करता था। तो स्वाभाविक तौर पर एक ही पार्टी में था और आना जाना लगा रहता था, लेकिन खैर ये राजनीति है। और इन लोगों जैसे लोगों से हमको अपने सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि कौन किसको भगाएगा, कौन माफिया है। वो तो पहले चरितार्थ कर दे कि माफिया है कौन और किसको भगाएगा, ये पहले सिद्ध कर दे। और बाघमारा की जनता जानती है कि अभी कौन क्या कर रहा है, 600 रुपये टन कौन ले रहा है, या फिर राम मंदिर के बगल में अभी एक कोई महतो है जो कि अभी अनशन पर बैठा हुआ था, उसके ज़मीन के सामने हाईवा खड़ा कर दिया गया। अशोक महतो हाईवा खड़ा कर दिया गया, उसका घुगनी मुड़ी का दुकान है, छोला चाट का। तो आप अपने गांव को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। ये आपका भाग्य है कि चलिए आप भाजपा के नाम पर जीत रहे हो, तो वो समय आएगा तो फिर जनता इसको बताएगी, और देख रही है जनता बहुत करीब से कि आप क्या हो। देखिए, एक बात आपने कहा कि सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है, लेकिन बंगाल में अभी आप ही के पार्टी के 3 विधायक लगभग 50 लाख रुपए के साथ, नकदी के साथ, कैश के साथ पकड़े गए, जो अभी जेल भी गए, अभी भी उन लोगों को कलकत्ता में ही रहना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे आप? अब देखिए, ये अभी जांच का विषय है, और इसमें बंगाल की सीआईडी टीम भी लगी हुई है और जांच चल रही है। और जब तक जांच पूरा नहीं हो जाता है, अभी आपके पार्टी के बेरमो के विधायक ने एफआईआर किया कि इन लोग हमको भी कोशिश कर रहा था खरीदने। हाँ, मैंने उनका भी बयान देखा था और काफ़ी वो बयान सुर्खियाँ भी बटोरा था, लेकिन इस पर मैं अभी गहराई तक नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये मैटर जो है अभी सीआईडी के अंदर में और जांच चल रहा है, उसको देखा जाएगा। अपने मोदी जी की बात कही, बीजेपी की बात कही, अभी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा देश भर में कर रही है। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, अभी जो पिछला चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोगों के ज़बान पर आ गया था कि पक्ष हो या विपक्ष हो, कि मुद्दों को कैरी नहीं करता है कांग्रेस पार्टी। जिस वक्त जब यूपीए की सरकार थी तो मुद्दों को कैरी करता था भाजपा। जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, या फिर प्याज का दाम बढ़ जाता था, या पेट्रोल का दाम बढ़ता था, डीजल का दाम बढ़ता था, तो हाय तौबा भाजपा के तरफ से मचा दिया जाता था। स्मृति ईरानी अलग प्याज का माला पहन के घूमती थी, बड़े बड़े सिलेंडर लेकर के घूमती थी। तो हम लोगों ने भी इस रणनीति को चेंज किया कि भाई कम से कम लोगों के बीच में जा कर के लोगों को बताएं कि किस प्रकार से हम लोगों को दिग्भ्रमित करके इस गद्दी पर बैठ करके आज महंगाई किस प्रकार से बढ़ रहा है, इसको देखें। और भारत जोड़ो यात्रा जो है, इसका पूरा प्रशंसा मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में इसको कांग्रेस पार्टी को बहुत ही
लाभ मिलने वाला है। एक तो चीज़- ठीक है, पूछिए। एक चीज़ है, जैसे कई राज्यों में आपके विधायक चुन के भी आते हैं कांग्रेस के, लेकिन बाद में वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। आरोप लगते हैं आपके तरफ से कि भाजपा ने खरीद लिया उनको। तो क्या कांग्रेस के विधायक बिकाऊ हैं? या नहीं नहीं क्यों नहीं, हैं? देखिए हमने कहा ना कि सबसे पहले ईडी का डंडा दिखाया जाता है, फिर सीबीआई का डंडा दिखाया जाता है, फिर ऑपरेशन लोटस के तहत जो है उसको एन केन प्रकरण करके उसको ब्लैकमेल करके आप भी किया लगातार जाता है। भाजपा के खिलाफ हमलावर हैं, हम्म। आपको ईडी से डर नहीं लगता? नहीं देखिए, सांच को आँच क्या है, मुझे किसी से आज तक डर नहीं लगा, क्योंकि हम जो है संघर्ष के उपज है और संघर्षशील इंसान कभी किसी से डरता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, क्या आप बना सकते हैं, बनाइए, हर एक चीज़ का जवाब है हमारे पास देने के लिए। तो देखा आपने, ये थे रणविजय सिंह, इन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। अब हम थर्ड डिग्री में अगले सप्ताह आपको नए मेहमान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए हमारा इजाज़त। नमस्कार।